अपने ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ये चैप्टर आपको अपने बुक में 4th चैप्टर दिखेगा, लेकिन बीच का दो चैप्टर है उसको सीबीएसई ने हटा दिया है, जिसमें कि एक वाटर रिसोर्स है और दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। तो इस तरीके से टेक्निकली वो 4th चैप्टर ही हमारा 2nd चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत इसके डेफिनेशन के साथ हम लोग करते हैं। इसका डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन प्लांट एंड लाइव स्टॉक। यानी एग्रीकल्चर एक तरह का साइंस और आर्ट है जिसमें कि हम लोग एग्रीकल्चर करने के लिए, जिसमें कि हम लोग कल्टीवेशन करने के लिए और लाइव स्टॉक करने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, जहां पर इसकी पढ़ाई होती है। तो ये जो एग्रीकल्चर है इसमें हम लोग इस बुक में सिर्फ और सिर्फ आर्ट ऑफ कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसा कि दूसरा लाइन यहां लिखा गया है, इट वॉज द की डेवलपमेंट इन द राइज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप करने में। तो कैसे? तो अगर आपने पिछले क्लासेस को अगर पढ़ा होगा या कभी ध्यान से सुना होगा तो आपने देखा होगा कि पहले के जो अर्ली पीपल्स थे, अर्ली मैन जो थे, वो इधर उधर घूम करके अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। लेकिन जैसे ही उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, जैसे ही उनको ये पता चला कि जानवरों को पालतू कैसे बनाते हैं, तो उनके बाद उनकी जो लाइफ है बिल्कुल ही सिविलाइज्ड हो गई, बिल्कुल ही व्यवस्थित हो गई, सेटल्ड हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ ही ह्यूमन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट का प्रोग्राम जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा। तो आज हम लोग इसमें एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे जाएंगे टाइप ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग कितने तरह का होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, द सेकेंड इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। अब हम लोग इस हर तरह के फार्मिंग के कुछ फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहला है स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स। यानी कि ये इस तरह का जो फार्मिंग है, इन प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ये आज भी कुछ जगहों पर यूज किया जाता है। जैसे आप ले लीजिए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आज भी ये कहीं कहीं जगहों पर यूज होता है, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब बहुत पुराने समय से चला आने वाला फार्मिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं? क्योंकि जब आप इसके नाम को पढ़िएगा, स्लैश एंड बर्न, स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है जलाना। तो क्या होता है कि जब वहां पर जो जंगल होते हैं उसको काट करके, जला करके काट कर दिया जाता है और जला दिया जाता है, ताकि वो जो लैंड है वो साफ हो जाए और उस पर उसके बाद से एग्रीकल्चर का काम आगे किया जा सके। दूसरा इसका नाम है झूमिंग, कहीं कहीं मिल्पा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके नाम जो है वो आपको प्रचलित देखने को मिलेंगे। झूमिंग का भी है कि क्योंकि झूमिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाके खेती करना। अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसमें पुरानी टेक्निक्स को यूज किया जाता है, न ही उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, न ही उसमें पेस्टिसाइड का यूज होता है। तो क्या होता है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। तो अब जैसे जैसे फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो वैसे वैसे क्रॉप प्रोडक्शन भी घटेगा। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन घटेगा और जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी तो वो उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाकर के फिर वही काम करेंगे और फिर से खेती करना शुरू करेंगे। इसलिए इसको हम लोग झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स। यानी उस लैंड को साफ किया जाता है और वहां पर सीरियल्स मतलब खेती की जाती है। चौथा है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें को भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे किसी भी तरह के मॉडर्न इनपुट्स को यूज नहीं किया जाता है। जो उस घर के जो लोग होते हैं, उस समुदाय के जो लोग होते हैं, वही मिलकर खेती करते हैं और वो भी पुराने ही इक्विपमेंट से, जैसे खुरपी हो गया, पुराना जो हसिया हो गया, उसी तरीके से अपनी खेती को करते हैं। यानी इसमें कोई भी न्यूली इक्विपमेंट्स को यूज नहीं किया जाता है। पांचवा पॉइंट है डिपेंड अपॉन मॉनसून। यानी कि ये पूरी तरीके से मॉनसून पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी वेल सेटल्ड इरिगेशन सिस्टम नहीं होता है। तो ये जिस साल अच्छी मॉनसून होगी उस साल वहां की फसल अच्छी होगी, और जिस साल मॉनसून कम होगा उस साल वहां की फसल जो है वो प्रभावित हो जाती है।
छठा पॉइंट है रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी यहां पर जो फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है अपने आप धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फिर दोबारा फिर से उसमें आ जाती है। यानी कि जैसे ही वहां पर खेती करना लोग छोड़ देते हैं और चले जाते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे वो जगह फिर से अपने आप को फर्टाइल कर लेता है और फिर दोबारा वहां पर खेती शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से इस सारे टॉपिक्स को आप समझ गए होइएगा, इसमें जो फीचर्स दिया गया होगा समझ लिए होइएगा। अब हम लोग अगले टाइप ऑफ फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें एक वर्ड है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा। अब यहां पे बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तो यहां बहुत ही ज्यादा हर कुछ होता है, जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होता है, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, ठीक है। यहां पे इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड होता है, यानी कि जो भी चीज है वहां पर काफी ज्यादा होती है। अब यहां पर देखिए ये जो फार्मिंग है वैसी जगह पे यूज होता है जहां पर की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है और लैंड वहां पर कम है। अब उस लैंड कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस थोड़े से लैंड में उस पूरे पॉपुलेशन के लिए हमको आउटपुट क्रिएट करना पड़ता है, आउटपुट का प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो वहां पर इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यूज करते हैं, काफी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इरिगेशन बहुत ज्यादा करते हैं। बस यही एक लगता है मेथड कि बहुत ज्यादा इरिगेशन करेंगे और बहुत ज्यादा खाद डालेंगे तो वहां पर जो है काफी ज्यादा जो है आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसका लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि यहां पर भी जैसे कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में था, यहां पर भी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है, यानी कि यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा लेबर को ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी यहां पर भी हम लोग जो है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को यूज नहीं करते हैं। चौथा इसका पॉइंट है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे कि आपका जो लैंड है वो आपके पूर्वजों के द्वारा मिला, फिर ये जो लैंड है वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा, तो धीरे धीरे क्या होता है इस राइट ऑफ इनहेरिटेंस का प्रभाव कि आपका जो लैंड है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। लैंड छोटा होता चला जाता है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता गया। जैसे आप मान लीजिए कि आपको पास 10 एकड़ जमीन था, आपके ग्रैंडफादर के पास, आपके ग्रैंडफादर को 2 सन हुए तो दोनों के बीच में 5 हेक्टेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस 5 हेक्टेयर को अगर आप 3 भाग में बांट दीजिए, 3 के इनके सन हो गए तो फिर और घट गया। धीरे धीरे क्या होता है ये जो पैच ऑफ जो लैंड है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमने लगता है। पांचवा है एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यहां पर क्या होता है कि जो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं वो लोग के पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो इसी खेती में इंक्लूड रहते हैं, सारे लोग खेती करना लगते हैं। तो इसके कारण अगर आपने पढ़ा होगा तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, यानी लगता तो है बहुत लोग काम कर रहे हैं बट एक्चुअली वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये हो गया हमारे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का फीचर्स। अब कभी कभी एग्जामिनेशन में इस दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में डिफरेंस क्या है। तो अब यहां पर आप डिफरेंस कर सकते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी आपका जो कहीं कहीं पे यूज हो रहा है बट इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आज भी इसको यूज करते हैं हाई पॉपुलेशन वाले रेंज में। यहां पे आप जो एग्रीकल्चर करते हैं उसमें स्लैश एंड बर्न टेक्निक को यूज करते हैं बट यहां पर हम लोग केमिकल इनपुट्स को यूज करते हैं। तीसरा है यहां पर आप जो है सो डिपेंड अपॉन मॉनसून रहता है, यहां पे आप पूरी तरह मॉनसून पर प्रभावित रहते हैं, जबकि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप इरिगेशन के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं। यहां पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में राइट ऑफ इनहेरिटेंस एब्सेंस होता है, यानी यहां पर जो लैंड है वो ट्रांसफर नहीं होता है। यहां पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में लैंड का ट्रांसफर होता है। यहां पर इनके पास भी कोई इनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, इनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। यहां पर जो है जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो नेचुरल प्रोसेस से रीगेन करती है। यहां पर नेचुरल प्रोसेस को यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग फर्टिलाइजर्स डाल करके सॉइल के फर्टिलिटी को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस दोनों के बीच का डिफरेंस है जो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम लोग तीसरी तरफ बढ़ते हैं
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के प्रोस्पेक्टिव में भी, कमर्शियल